हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। और यार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज यार हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात किए थे, क्यों जरूरत पड़ा, क्या था, है ना। आज हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यार सबसे पहले अगर हम यहाँ से लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Qn with position vectors r1, r2, rn relative to some origin O, like the electric field at a point in space due to a single charge. Electric field at a point in space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original positions of charges q1, q2, qn। ओके, बोल रहा है कि सबसे पहला सा काम कि सिस्टम ऑफ चार्ज कंसीडर कर लीजिए, मीन्स बहुत सा चार्ज ले लीजिए, Q1, Q2, Qn। ठीक है, हर चार्ज का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब ओरिजिन से उसका कुछ ना कुछ दूरी होगा। हो सकता है Q1 का R1 दूरी हो, Q2 का R2 हो क्या सकता होगा ही, Qn का Rn होगा। ठीक है, ओरिजिन से बोल रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, किसी सिंगल चार्ज के कारण, मतलब कि कैपिटल क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक पॉइंट पे स्पेस में। ठीक है, मीन्स लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सा चार्ज है और हम उसको सिस्टम मान लिए, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट्स डिफाइंड टू बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स ना कि अगर हम यूनिट एक टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे रख देंगे तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोलेंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए ओरिजिनल पोजीशन ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Qn। ठीक है, ये बात। तो इसको सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, कहाँ से। तो यार हम इसको कहाँ से अंडरलाइन करते हैं, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, यहाँ से कर लीजिए, है ना। Qn यहाँ तक क्या बोल रहा है देखिए, तो लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, मतलब सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक पॉइंट पे स्पेस में। ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, मीन्स बहुत से चार्ज के कारण बात किया जा रहा है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, जो फोर्स को एक्सपीरियंस्ड करेगा अगर हम उसको उस पॉइंट पे डाल दें बिना ओरिजिनल पोजीशन ऑफ चार्जेस को डिस्टर्ब किए हुए। आगे, we can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by position vector r। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यार कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या चीज को डिटरमिन करने के लिए, इस फील्ड को डिटरमिन करने के लिए एट अ पॉइंट P, और जिसको कि डिनोट किया गया है पोजीशन वेक्टर r से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P R कैप 1P। इस बात को पहले तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ देखिए, ये है हमारे पास में Q1 चार्ज, क्या है Q1 चार्ज। ठीक है, अच्छा, और ये जो Q1 है उसी तरीके से Q2 है, उसी तरीके से Q3, Q4, मीन्स के चार चार्ज रखा हुआ है। ये जो सारा चार्ज है, ये मतलब ना ओरिजिन से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो ये देखिए, तो Q1 जो है ओरिजिन से इसका जो दूरी है वो क्या है R1P, Q2 R2P, Q3 R3P, Q4 R4P। जस्ट आप इसको क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाइए। मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड E1, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट आर वेक्टर की हम बात कर रहे हैं ड्यू टू किसके कारण, तो ये Q1 चार्ज के कारण। ठीक है, तो इसको गिवन किया गया, बस फॉर्मूला पुट किया है। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, डिस्टेंस ये कौन सा है, तो R1P का स्क्वायर और R कैप 1P। ये क्या चीज को डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। और ये किस डायरेक्शन में है, तो इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P, Q1 से P के डायरेक्शन में, ये वाला जो पॉइंट है ये P पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, और R1P जो है, R1P क्या है, तो डिस्टेंस है Q1 से लेके P तक, ये वाला दूरी। ठीक है, उसी तरीके से Q2 से P तक R2P, Q3 से P तक R3P, Q4 से P तक R4P। ठीक है, ये चीज इन द सेम मैनर
इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट R ड्यू टू Q2 एट R2 इज दिस। मतलब एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरे पास है E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर R कैप 2P। जस्ट फॉर्मूला लगाया गया। जो R कैप 2P है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू P। ठीक है, यहाँ भी इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P। और जो R1P है इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। उसी तरीके से जो R2P है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड P। ठीक है, सिमिलर एक्सप्रेशंस होल्ड गुड फॉर फील्ड्स E3, E4, En। यहाँ पे E3 है, E4 है और भी बहुत सा अगर ले लीजिए तो En तक की बात कर रहा है। और चार्जेज क्या होगा? Q3, Q4, Qn। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन मतलब एडिशन वाला प्रिंसिपल, सारा को ऐड कर दीजिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है एट R ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, R पे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर R इक्वल टू E1R E2R प्लस डॉट 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 ENR। मतलब सारे को एक साथ जोड़ दीजिए। तो पहला वाला जो वैल्यू था वो क्या था? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R कैप 1P प्लस 1/4πε0 Q2 R2P का स्क्वायर R कैप 2P प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 QN RNP का स्क्वायर R कैप NP। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? देखिए तो सारे में ना ये कॉमन है, सारे में ये कॉमन है। ठीक है, ये वाला, तो इस वाले पोर्शन को कॉमन ले लिया। ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे n आ गया। तो i का वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं? p तो कॉमन है, i इक्वल टू 1, 1 से लेके कहाँ तक है? तो n तक। समेशन का सिंबल n डाल दिए और ऊपर में q1 q2, तो qi i के जगह पे 1 2 है ना, और r i के जगह पे फिर से क्या हो जाएगा? 1 2, तो r i का स्क्वायर p और r कैप ip। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए फॉर्मूला निकला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द सोर्स चार्जेस। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सबसे पहली बात कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्पेस में। और इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे डिटरमिन किया जाता है? तो सोर्स चार्ज से दूरी आप किस डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, डिटरमिन्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द सोर्स चार्जेस। ठीक है, चलिए सॉरी यार ये मिनिमाइज हो गया। ठीक है, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? तो यार अगला टॉपिक हमारा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं? यू मे वंडर व्हाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर एट ऑल। After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge which can be directly determined using Coulomb's law and the superposition principle equation 1.5। ये जो अभी 1.5 तो काफी पीछे चला गया, एक बार आ जाओ आप, बहुत पीछे। चलो यार एक बार 1.5 पे आ जाओ, पहले तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, देखो तो हाँ 1.5 क्या है? Q1 4πε0 I इक्वल टू 2 से n। ठीक है, और QI R1I R कैप 1I, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो बोल रहा है why then introduce this intermediate quantity called the electric field। बोल रहा है आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि जो why the notion of electric field has been introduced here at all। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कहानी है वो यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर ले तो जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो क्या है? वो फोर्स है ऑन अ चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली डिटरमिन्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। सही है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बोल रहा है why then introduce this intermediate quantity called the electric field। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों, क्या वजह था? ठीक है,
देखो इससे एग्जाम में नहीं आएगा, ये वाला जो पोर्शन है इनसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है, बट जानना जरूरी है ना। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है ये कन्वीनियंट है, आसान है, बट कोई एकदम रियली में ये नेसेसरी नहीं है। Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charge। अभी काफी ज्यादा ये एलिगेंट शब्द पॉपुलर भी हुआ है, सो एलिजेंट, सो ब्यूटीफुल, है ना, ऐसा कुछ करके, लुक्स लाइक कुछ वो करके है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चीज से आप इसको कोरिलेट कीजिए कि ये एक एलिजेंट वे है, ठीक है, क्या है, एलिजेंट वे है, क्या चीज को कैरेक्टराइज करने का, तो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज करने का। और यार एक दो चार्जेस के लिए नहीं, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system। क्या बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस, इस स्पेस में, ठीक है, अराउंड द सिस्टम ऑफ चार्ज। जब हम सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये आपको क्या बताता है, तो ये बताता है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा अगर हम उसको उस पॉइंट पे रख देते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। यही वाला लाइन पहले हम आपको अंडरलाइन करवाए थे। Electric field is a characteristics of the system of charges and is independent of the test charge that you place at a point to determine the field। क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम ऑफ चार्जेस का और इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से, that you place at a point to determine the field। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम ऑफ चार्जेस का और इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से, दैट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमिन द फील्ड, ठीक है। आगे, द टर्म फील्ड इन फिजिक्स generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point। Electric field is a vector field since force is a vector quantity। क्या बोल रहे हैं कि जो फील्ड शब्द है फिजिक्स के अंदर ये जनरली क्या चीज को रेफर करता है, क्वांटिटी को रेफर करता है दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, जो कि स्पेस के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड हो और वेरी करे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर फील्ड है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, the true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatics and deal with time-dependent electromagnetic phenomena। Suppose we consider the force between two distant charges q1 q2 in accelerated motion। Now, the greatest speed with which a signal or information can go from one point to another is c, the speed of light। ठीक है, इतना बात को समझते क्या बोल रहे हैं कि द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो रियल सिग्निफिकेंस है क्या चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, ये हालांकि इमर्ज होता है कब, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बियॉन्ड जाते हैं और क्या चीज के बारे में बात करते हैं, तो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का। तो यार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन गेम है, सॉरी इलेक्ट्रो क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन कहानी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन कहानी है ये ना, जब आप टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना की बात करेंगे, ठीक है, जब आप टाइम डिपेंडेंट, यार ये कहानी हाईलाइट हो रहा, जब आप टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना की बात करेंगे तब जाके इसका रियल वाला जो मतलब ये है ना, रियल व्यू आपको पता चलेगा, ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हम लोग ना
दो डिस्टेंट चार्जेज है Q1 Q2 के बीच में कुछ दूरी है, और क्या करते हैं कि हम लोग एक फोर्स को कंसिडर करते हैं। जो मोशन है वो एक्सलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सलरेटेड मोशन। तो जो ग्रेटेस्ट स्पीड होगा विद विच अ सिग्नल और इंफॉर्मेशन, सिग्नल या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, वो क्या होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट होगा। इससे ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकता। कोई सिग्नल या इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं ना, या ऐसा कुछ भी सिग्नल हो गया, टीवी का सिग्नल हो गया, या कोई इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्पीड जो है सी का स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का। Thus, the effect of any motion of Q1 and Q2, क्या बोल रहा है? Thus, the effect of any motion of Q1 on Q2 cannot arise instantaneously. मीन्स कि क्या है कि जो इफेक्ट है किसी मोशन का, किसका? Q1 का Q2 पे, ये ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियसली एराइज हो गया है, मतलब अचानक से आ गया है, ठीक है। तो क्या है फिर? There will be some time delay between the effect force on Q2 and cause motion of Q1। मतलब ना इन दोनों के बीच में कुछ टाइम डिफरेंस है। किसके बीच में? तो यार इफेक्ट Q2 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड द कॉज, और Q1 का जो मोशन हो रहा है, इसके बारे, ठीक है। और ये ना इस चैप्टर का नहीं है, थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तभी हमको पता चलेगा। इट इज प्रीसियसली हियर that the notion of electric field, strictly electromagnetic field, इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल। इलेक्ट्रो तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नोशन के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आया है, मतलब इसका जो मेन जरूरत है वो कहाँ पे है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मेनली रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। और ये एक नेचुरल है और वेरी यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। द फील्ड पिक्चर इज दिस: the accelerated motion of charge Q1 produces electromagnetic wave which then propagate with the speed c reach Q2 and cause a force on Q2। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो मेन फील्ड का पिक्चर है वो कुछ ऐसा है कि जो एक्सलरेटेड मोशन है, अगर हम Q1 चार्ज को एक्सलरेटेड मोशन में डाल दें तो ये EM वेव को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? EM वेव को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, और ये विच देन प्रोपागेट विद द स्पीड c, और ये स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रेवल करेगा, कहां तक? Q2 तक जाएगा, एंड कॉज अ फोर्स ऑन Q2, और Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग यार पढ़ते हैं ना कि जो है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है, तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन एक्सलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज रेडिएट एनर्जी। तो वही यहाँ पे कहानी बोल रहे थे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए इतना तक, ठीक है। वो सिंप्लीफाइड टर्म है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। The notion of field elegantly accounts for the time delay, ठीक है। Thus, even though the electric and magnetic fields can be detected only by their effects forces on charges, they are regarded as physical entities, not merely mathematical constructs. They have an independent dynamics of their own, that is, they evolve according to laws of their own। क्या बोल रहे हैं कि जो फील्ड का नोशन है, मतलब फील्ड का जो कंसेप्ट आया है, वो क्या चीज को मेनली रूप से बताता है? तो एलिगेंटली अकाउंट करता है टाइम डिले के बारे में बात करता है। द इवन दाउ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली, ये कब डिटेक्ट होगा? बाय देयर इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट से फोर्सेज ऑन चार्जेज, दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटीज, इसको ना फिजिकल एंटिटीज के रूप में रिगार्ड करते हैं, नॉट मेयरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। और इसका जो है इंडिपेंडेंट डायनामिक्स है अपने आप का, डेट इज दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन। मतलब यार इंडिपेंडेंट डायनामिक्स का ये मतलब हुआ कि इनका कुछ अपना लॉ है जिस लॉ को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ये एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी को भी एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं। Thus, a source of a time-dependent electromagnetic field turned on for a short interval of a time and then switched off, left behind propagating electromagnetic field transporting energy। The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts in physics। क्या बोल रहा है कि
कि सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यार जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो स्रोत है, अगर हम इसको टर्न ऑन कर दे एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और उसके बाद हम उसको स्विच ऑफ कर दें, किसको, जो सोर्स है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम टर्न ऑन कर देते और फिर स्विच ऑफ कर देते, तो ये क्या छोड़ता है, मतलब क्या चीज को ये रिलेज करता है, तो ये प्रोपागेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोपागेट कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, चल रहा हो, ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी को ये छोड़ता है। और ये जो कंसेप्ट है फील्ड का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को फैराडे के द्वारा, और ये मुख्य कंसेप्ट है, सेंट्रल कंसेप्ट है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा। चलिए, अगला जो हमारा पोर्शन है विच इज ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हम क्या चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस पोर्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। क्या चीज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखिए, तो क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, and can be represented as we represent vectors. Let us try to represent vector E, ये जो डार्क लाइन है ना, ये वेक्टर को बताता, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पिक्टोरियली। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन, draw vectors pointing along the direction of the electric field with their lengths proportional to the strength of the field at each point। ठीक है, इतना तक की हम बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग यार इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किए हैं इससे पुराने वाले सेक्शन में। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट ई। अब ना हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, और पिक्टोरियली करना मतलब पिक्चर के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज को कहाँ प्लेस किया गया है, ओरिजिन पे प्लेस किया गया। क्या किया गया, पॉइंट चार्ज को कहाँ प्लेस किया गया, ओरिजिन पे डाल दिया गया। बोल रहा है ड्रॉ कीजिए वेक्टर्स को और ये किधर की तरफ पॉइंट करे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ये उसका एरो उधर की तरफ हो, विथ देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट ईच पॉइंट। और उस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज के, मतलब ये जो लेंथ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वहां पे उस वेक्टर का लेंथ बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे छोटा होते चला जाएगा। जैसे इतना रेंज तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वेक्टर का साइज बड़ा है, लाइन ये जो है, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा। तो वही बोल रहा है कि ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो लेंथ है ये प्रोपोर्शनल है क्या चीज के, तो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के, विद देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। ठीक है, ये बात। आगे क्या बोल रहे हैं, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिक्रीजेज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, द वेक्टर गेट्स शॉर्टर एट वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। देखिए, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है किसी एक पॉइंट पे, अगर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ये डिक्रीज करता है कैसे, इनवर्सली एज द, मतलब जैसे यहाँ से दूरी यहाँ बढ़ेगा फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, तो जो भी दूरी बढ़ा ना उसके स्क्वायर से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब अगर 2 यूनिट दूरी बढ़ा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 यूनिट बढ़ा तो 9 से डिवाइड होगा, मतलब बहुत ज्यादा घटेगा उसका स्ट्रेंथ। इसीलिए बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पे, किसी एक पॉइंट पे वो डिक्रीज करेगा इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डेट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो जो वेक्टर है ये क्या होगा, छोटा होते चले जाएगा साइज में जब आप ओरिजिन से दूर जाएंगे। ठीक है, और ऑलवेज किधर की तरफ पॉइंट करेगा, रेडियली आउटवर्ड। फिगर ये है फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना। Figure 1.2 shows such a picture. In this figure, each arrow indicates the electric field, that is force acting on a unit positive charge placed at the tail of that arrow. ठीक है,
मतलब क्या बोल रहा है कि इस फिगर में हर एक एरो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे ये एरो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, हर एक एरो की बात करें हम, एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, प्लेस्ड एट द टेल ऑफ द एरो, चार्ज कहां पे रखा गया, यहाँ पे +1 रख दिया गया। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द टेल ऑफ द एरो, connect the arrows pointing in one direction and the resulting figure represents a field line। और इसके बाद इन सबको आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये जो रिप्रेजेंटिंग फिगर है ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। We thus get many field lines all pointing outward from the point charge। तो हमको यार बहुत सा फील्ड लाइन मिल गया और सब क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड पॉइंट करते हुए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, have we lost the information about the strength or magnitude of the field now because it was contained in the length of the arrow। क्या बोल रहा है कि have we lost, क्या हमने lost कर दिया the information about the strength, strength के about, और magnitude of the field now, क्योंकि ये क्या चीज में है, तो ये एरो में है, मतलब कंटेंट इन द, मतलब एरो का जैसा भी लेंथ होगा उसी बेसिस पे हमको मैग्नीट्यूड पता चलेगा, स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो आंसर है कि नहीं, ऐसा हमने नहीं किया है, हमने लॉस्ट नहीं किया है मैग्नीट्यूड को और क्या चीज को, स्ट्रेंथ को। ठीक है, स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को हमने लॉस्ट नहीं किया है, बिकॉज इट वाज कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द एरो, क्योंकि ये जितना बड़ा सा साइज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, साइज छोटा तो यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसलिए हम लोग इसको लॉस्ट नहीं किए हैं। अच्छा, सो यही बात कि नो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, E is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charge and the lines are closer। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E वेक्टर, ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन का डेंसिटी है ये काफी ज्यादा है, तो यही बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फील्ड लाइन के डेंसिटी से। और E जो है ये स्ट्रॉन्ग है चार्ज के नजदीक का एरिया, अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ की हम बात करेंगे इस एरिया की, ठीक है, तो E जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो फील्ड लाइन का डेंसिटी है, ये गैपिंग देखिए तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है ये ज्यादा हो जाएगा, मोर नियर द चार्ज एंड लाइंस आर क्लोजर, यहाँ पे जो है कि ज्यादा होते चला जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोजर है। ठीक, अच्छा, अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड गेट्स स्पीकर, यही बात हम बोल दिए, एंड द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इज लेस, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, है ना, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइंस। अनदर पर्सन में ड्रॉ मोर लाइंस बट द नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब मान लीजिए ना कोई आदमी इससे भी ज्यादा लाइन खींच दे और ऐसा कुछ बना दे, ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर ऑफ लाइंस केवल इंपॉर्टेंट है, तो यार नहीं। In fact, an infinite number of lines can be drawn in any region। किसी भी रीजन में infinite number of lines को ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है, पहले तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, सॉरी इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। E is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charge and the lines are closer। ठीक है, इतना पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिए। और दूसरा वाला जो पॉइंट है क्या है कि अगर हम चार्ज से दूर चले जाते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड गेट्स वीकर एंड द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। आगे ये हो गया हमारा। इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इन अ डिफरेंट रीजन विच इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है यार, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट रीजन विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, we draw the figure on the plane of paper that is in 2 dimensions but we live in a 3 dimension। अगर यार हम जैसे ये हो गया ना, अगर हम इस बुक की बात करें तो x और y, तो यहाँ पे जो हम ड्रॉ करेंगे, अगर हम फिगर को बनाएंगे तो ये कौन सा डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में तो हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, है ना, 3 डायमेंशन में ही रहते हैं ना। अच्छा, so if one wishes to estimate the density of field line, one has to consider the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the lines। क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई चाह रहा है कि फील्ड लाइन के डेंसिटी को एस्टिमेट करना, तो उसको क्या करना होगा, तो उसको वन हैज टू कंसिडर
कि जो नंबर ऑफ लाइंस है, अगर हम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, जैसे हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना नंबर ऑफ लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइंस है, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एंड द एरिया इनक्लोजिंग द चार्ज इंक्रीजेज एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ना, इस फिगर के माध्यम से समझाया, हम अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल से जो लाइन पास कर रहा है, अगर ये यहां से ना हम थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते, ठीक है, तो इस सर्कल से आप चेक कीजिए तो कितना लाइन पास कर रहा है। तो अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, और यहां से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 7 लाइन पास कर रहे हैं। अच्छा, अब लाइन का ना गैपिंग देखिए, तो क्या यहाँ का जो गैपिंग है वही गैपिंग यहाँ का है? नहीं ना। तो ये चीज यहाँ बोल रहा है कि जो फील्ड है वो डिक्रीज करता है, कैसे, एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया तो फील्ड डिक्रीज कर गया स्क्वायर टाइम्स के, जो भी दूरी बढ़ा उसके स्क्वायर से, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एंड एरिया इनक्लोजिंग द चार्ज। यहाँ पे जो है इस एरिया को देखिए और इस एरिया को देखिए, है ना, तो ये एरिया बड़ा हो गया, ये वाला एरिया छोटा हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, एरिया इनक्लोजिंग द चार्ज इंक्रीजेज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द इंक्लोजिंग एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन फील्ड लाइन कितना, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 ही है, ठीक है। वॉट एवर मे बी द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम द चार्ज, ठीक। अच्छा, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज एंड द एरिया इनक्लोजिंग द चार्ज इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, the number of field lines crossing the enclosing area remains constant, ठीक है इतना। B started by saying that the field lines carry information about the direction of electric field at different points in space. Having drawn a certain set of field lines, the relative density, that is closeness of the field lines at different points, indicate the relative strength of the electric field at those points. ठीक है, the field lines crowd where the field is strong and are spaced apart where it is weak. Figure 1.13 shows a set of field lines, ठीक है, इतना को देखें। बोल रहा है कि हम लोग स्टार्ट किए हैं इस बात को कहते हुए कि जो फील्ड लाइन है वो क्या करता है, तो फील्ड लाइन यार इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो किसका इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किसी, मतलब आपका, हमारा तो नहीं यार, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग एट डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं स्पेस में, तो उस पॉइंट के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हैविंग ड्रॉन अ सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइन, अगर मान लीजिए कि सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाए, तो जो रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कि जो क्लोजनेस है लाइंस का ऑफ द फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे लाइन का क्लोजनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, वही बात बोला गया। तो आगे क्या देख बोल रहा है कि जहां पे फील्ड लाइंस क्राउड है तो वहां फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जहां पे स्पेस डिपार्ट अलग अलग है वहां पे फील्ड वीक है, और फिगर में ये चीज दिखाया गया सेट ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा, आगे we can imagine two equal and small elements of area placed at points R and S normal to the field lines there. The number of field lines in our picture cutting the area elements is proportional to the magnitude of field at this point. The picture shows that the field at R is stronger than at S. देखिए इसी को, इस फिगर में क्या और दिया है देखिए, तो बोल रहा है कि हमको ना यार दो इक्वल और स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया प्लेस्ड एट पॉइंट आर एंड एस। एक तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया ले लिए और एक ये एरिया ले लिए, ठीक है, आर और एस, और ये ना परपेंडिकुलर है, जैसा भी है फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है इस पिक्चर में, जो कि इस एरिया को कट कर रहा है, अंदर जा रहा है, वो उसके बारे में देखें तो आर एंड एस नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन आवर पिक्चर कटिंग द एरिया एलिमेंट, ये प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के इस पॉइंट पे। और ये पिक्चर शो कर रहा है कि R जो है ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। देखिए तो 1 2 3 लाइन इस एरिया से क्रॉस कर गया और इस एरिया से मात्र एक लाइन क्रॉस किया और एक टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये वाले के बारे में क्या बोल दिया है, अरे भाई इसके बारे में क्या बोल दिया कि ये ना वीक फील्ड का रीजन है, मतलब यहाँ पे कमजोर फील्ड है। तो यही बात बोला, to understand the dependence of the field lines on the area or rather the solid angle subtended by an area element,
लेट अस ट्राई टू रिलेट द एरिया विद द सॉलिड एंगल, अ जनरलाइजेशन ऑफ एंगल टू थ्री डायमेंशंस। ठीक है, इतना बात को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वी कैन इमेजिन टू इक्वल एंड स्मॉल एलिमेंट, दो इक्वल और स्मॉल एलिमेंट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं ऑफ एरिया प्लेस्ड एट पॉइंट आर एंड एस, आर और एस, और ये नॉर्मल है फील्ड लाइंस के। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हमारे पिक्चर में है, जो उस एरिया को कट कर रहा हो, एरिया एलिमेंट को, वो प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। और ये जो पिक्चर है ये बताता है कि आर पे स्ट्रॉन्गर है और एस पे जो है, ये तो हो गया था। टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के डिपेंडेंसी को समझना है कि एरिया पे ये कैसे डिपेंड करता है। और सॉलिड एंगल पे को अगर हम बात ना करें तो रेदर द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया। लेट अस ट्राई टू रिलेट एरिया विद सॉलिड एंगल, तो हम सॉलिड एंगल के साथ एरिया को रिलेट करते हैं। तो अ जनरलाइजेशन ऑफ एंगल टू थ्री डायमेंशन, अब ये थोड़ा थ्री डायमेंशन का कहानी हो गया। रिकॉल कीजिए हाउ अ प्लेन एंगल इज डिफाइंड इन टू डायमेंशन। प्लेन एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? तो हम लोग क्या करते थे कि स्मॉल सा ट्रांसवर्स लाइन एलिमेंट डेल्टा एल ले लेते थे और उसको क्या करते थे, आर दूरी पर रख देते थे पॉइंट ओ से। तो एंगल सबटेंडेड डेल्टा एल एट ओ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल एल अपॉन आर। ये वाला कहानी देखिए, तो कुछ ऐसा सा कहानी हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आर, और ये हो गया हमारा क्या चीज, तो ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा, और ये वाला जो लेंथ हो गया हमारा डेल्टा एल, और ये वाला जो है, सॉरी गलत लिख दिया ना, इसको आप क्या करो, इसको आप आर लिख दो, और इसको आप क्या लिख दो, तो आप इसको लिख दो डेल्टा थीटा, या थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यही बात बोल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइक वाइज इन थ्री डायमेंशंस द सॉलिड एंगल द सबटेंडेड बाय अ स्मॉल perpendicular plane area delta s at a distance r can be written as डेल ओमेगा इक्वल टू डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। इसी चीज को डेल ओमेगा के टर्म में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो दैट इन अ गिवन सॉलिड एंगल द नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइंस इज द सेम। In figure 1.13, for 2 points P1 and P2 at a distances R1 and R2 from the charge, the element of area subtending the solid angle del omega is R1 square del omega at P1 and an element of area R2 square del omega at P2 respectively. The number of lines say n cutting these area elements are the same. The number of field lines cutting unit area element is therefore n upon R1 square del omega at P1 and n upon R2 square del omega at P2 respectively. Since n and delta omega are common, the strength of the field clearly has 1 upon R square dependence. देखिए, इतना बात में क्या क्या, अरे भाई इतना मैं क्या बोल दिया, इसको देखिए। ये जो एंगल है भाई मेरे, इसको ले लिया है डेल्टा ओम। ठीक है, अब हम P1 पॉइंट को देख लेते हैं और P2 पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो P1 पॉइंट है, ये कुछ यहाँ से ऐसा कुछ दूरी है, तो इसके बारे में बोल रहा है कि ये R1 डेल्टा ओम है। इस बात को कैसे लिखा, तो यार हम अगर इसको बात करें, देखो तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर थीटा इक्वल टू एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ है, अब यहाँ आर थीटा का कहानी जो है ना, कुछ इसको ऐसे रिलेट कीजिए, डेल्टा ओमेगा और एल के जगह पे आप डेल एल अपॉन आर लिख दीजिए। तो डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल एल इक्वल टू हो जाएगा आर डेल ओम, क्या हो जाएगा आर और डेल ओम। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो अगर हम, ये हो गया डेल वन, और आर वन इक्वल टू आर वन क्या हो गया हमारा ओपी वन। ठीक है, और आर टू हमारा ये पॉइंट पी टू के लिए, तो इसके लिए क्या किया ना, आर टू हमारा क्या हो गया ओपी टू। ठीक है, और यहाँ पे आर वन डेल्टा ओम का आर वन स्क्वायर डेल्टा ओम, और ये कर दिया आर टू स्क्वायर डेल्टा ओम, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया। इसी बात को ये नीचे जो है कि अपना कहानी सुनाया है कि डेल्टा ओम डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैन बी रिटन है, जैसा कुछ कर करके। ठीक है, और फाइनल में हमको क्या बोल दिया कि ये है 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिपेंडेंस है। तो ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए, मतलब ना यार, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला लगा। द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फ्राइडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, फ्राइडे कॉल्ड देम लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, फील्ड लाइन को क्या बोल दिया, लाइन ऑफ फोर्स बोल दिया। दिस टर्म इज समवॉट मिसलीडिंग स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
ये टर्म मिसलीडिंग स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दैट वी हैव adapted in this book. Electric field lines are thus a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charge. अब इस चीज को आप यहाँ से लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है. तो यार ये एक वे है पिक्टोरियली मैप करने का इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर, तो कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज के लिए. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. क्या बोल रहे हैं कि an electric field line is in general, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर हम जनरली बात करें, a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. ठीक है. इस बात का क्या मतलब हुआ, तो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर हम इसका जनरल सा सिचुएशन बात करें, तो अ कर्व ड्रोन इन सच अ वे कि आपको एक कर्व ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो टेंजेंट है हर एक पॉइंट पे इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड के डायरेक्शन में हो उस पॉइंट पे. ठीक है. जैसे ये कर्व ड्रॉ किए और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो नेट फील्ड के डायरेक्शन में ये होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक और यहाँ पे यार, सॉलिड एंगल इज अ मेजर ऑफ अ कोन, मतलब ना सॉलिड एंगल के बारे में बोल रहा है कि ये अगर कोन है तो इसका मेजर है. कंसिडर द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कोन विद अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, द सॉलिड एंगल डेल्टा ओम ऑफ द वन ऑफ द कोन इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर. इसीलिए वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर हो रहा था. वे डेल्टा एस इज द एरिया ऑन द स्फीयर कट आउट बाय द कोन. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. देखो तो इसमें कितना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हम लोग यार पहुंच चुके हैं. ठीक है. थोड़ा सा और है. एन एरो ऑन द कर्व इज ऑब्वियसली नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द टू पॉसिबल डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ टेंजेंट टू द कर्व. अ फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व दैट इज कर्व इन 3 डायमेंशंस. क्या बोल रहा है कि एन एरो ऑन द कर्व, कर्व पे जो एरो है ये ऑब्वियसली नेसेसरी है क्या चीज के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को. ठीक है. और कहां से, तो दो पॉसिबल डायरेक्शन से. और कैसे इंडिकेट होता है, तो टेंजेंट के बेसिस पे. तो जो फील्ड लाइन है किसी स्पेस में इज ए स्पेस कर्व दैट इज कर्व इन 3 डायमेंशंस. ठीक है. अब देखिए, फिगर 1.14 की बात कर रहा है. ठीक है. फिगर 1.14 मीन्स कि ये वाला फिगर. ठीक है. इसमें क्या क्या बता रहे हैं, तो जो फिगर 1.14 है, सोच द फील्ड लाइंस अराउंड सम सिंपल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. कुछ चार्ज है उसके लिए फील्ड लाइन दिखाया गया. एज मेंशन्ड अर्लियर, द फील्ड लाइंस आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस. जो फील्ड लाइन है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है. दाउ द फिगर सोच देम ओनली इन ए प्लेन. फिगर जो है प्लेन में दिखाया गया, मीन्स की 2 डायमेंशन में. The field lines of a single positive charge are radially outward, while those of a single negative charge are radially inward. जो हम फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा. while those of a सिंगल नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, ये इनवर्ड होगा. ठीक है. मीन्स अगर Q पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होगा, और Q अगर नेगेटिव है तो ये इनवर्ड होगा. इसीलिए यहाँ Q ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे Q लेस देन जीरो लिख दिया. The field lines around a system of two positive charge QQ. अगर हम एक सिस्टम ऑफ दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं QQ, तो ये विविड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देता है इनके म्यूचुअल रिपल्सन का. while those around the configuration of two equal and opposite charges Q and minus Q, जब हम डाइपोल का सिनेरियो ले लें, shown clearly the mutual attraction between the charges. तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन को ये शो करता है. द फील्ड लाइंस फॉलो सम इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज. मतलब कि हम बोल सकते हैं यार कि फील्ड लाइंस का जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो कुछ ऐसा है. आइए, तो जो फील्ड लाइन है, ये बात एग्जाम में आता है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में. ठीक है. कि जो फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मस्ट स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी. सबसे पहला सवाल देखो, ये सब काम का बात है कि जो फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है. ठीक है. और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है. और अगर सिंगल चार्ज का कहानी है तो ये जो है स्टार्ट होगा और एंड होगा इन्फिनिटी पे. ठीक है. पहला बात. इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर हम जहां पे चार्ज नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस कर्व ले लिया जाता है बिना किसी ब्रेक के. मतलब कहीं पे ये डॉट डॉट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. द फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस इच अदर.
फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। इफ दे डिड, द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन विच इज एब्सर्ड। अगर ये कट कर जाएगा तो वहां पे डायरेक्शन दो हो जाएगा, तो एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होगा। तो फील्ड का जो कंसेप्ट अभी हम आपको दिखाए थे कि एक कर्व बना के म्यूचुअल डायरेक्शन मीन्स एक डायरेक्शन को जो है बताता है, तो वो गलत हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। चौथा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कोई क्लोज लूप नहीं बनाता है। दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 2 के कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आ जाएगा, है ना, लिखने के लिए आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज आप इसका लिख दीजिए, ठीक है, फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये सब आपको लिखने को मिल जाएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लंबा सा वीडियो हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।